फाइनली 2003 में जाकर कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्च होता है मिशन STS-107। इसमें टोटल में 7 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जिन्हें लीड कर रहे थे कमांडर रिक्स हस्बैंड, एक पायलट कमांडर थे माइकल एंडरसन और 3 मिशन स्पेशलिस्ट थे, जिनमें से एक कल्पना चावला थी। पायलट थे विलियम मोकोलो और इजराइल स्पेस एजेंसी से एक इलान रोमन भी थे, जो पेलोड स्पेशलिस्ट थे। इन एस्ट्रोनॉट का मिशन था 24 घंटे नॉन स्टॉप एक्सपेरिमेंट करना। अब नॉन स्टॉप का मतलब ये नहीं कि बिना सोए, बल्कि शिफ्ट में काम करके। ऑब्वियसली 16 दिन तक जिस समय ये स्पेस में रहे, इन्होंने करीब 80 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, लीव साइंस, मटेरियल साइंस और फ्यूल फिजिक्स के। कल्पना चावला फोकस कर रही थी माइक्रोग्रेविटी पर कि कैसे स्पेस में कंबर्सन होती है, कैसे आग को सप्रेस किया जा सकता है, कैसे क्रिस्टल ग्रोथ होती है। ज़्यादा डिटेल्स में न जाते हुए ये चीज़ काफ़ी दिलचस्प थी, क्योंकि धरती पर मौजूद लेबोरेटरीज में जब सेल्स ग्रो करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल मोनोलेयर्स में ग्रो करते हैं कल्चर डिशेस में, लेकिन स्पेस में सेल 3 डायमेंशन में ग्रो करते हैं पीरियड्स की शेप में। सिमिलर तरीके से हमारी बॉडीज में कैंसर के ट्यूमर्स भी बनते हैं। इसमें ट्यूमर्स बिहेवियर को समझने में काफी हेल्प मिली। इस मिशन में स्पेस हब नाम की एक कंपनी ने भी नासा के साथ कोलैबोरेट किया था, जिसकी हेल्प से दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, कंपनीज और सरकारी एजेंसी स्पेस में अपने रिसर्च कर सकती थी बिना खुद से स्पेस में जाए। मतलब उनके बिहेल्प पर ये एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इजराइल, जापान, USA जैसे देशों के 6 स्कूलों के बच्चों को लिया गया, जो अपने एक्सपेरिमेंट करवाना चाह रहे थे इन एस्ट्रोनॉट से। स्पाइडर, सिल्कवॉर्म, ऑर्गेनिक क्रिस्टल, मछलियाँ, मधुमक्खियाँ, आंट, ये सब कैसे रिएक्ट करते हैं स्पेस में। बच्चे ये जानना चाहते थे और इसको लेकर भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। फूलों को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली इन एक्सपेरिमेंट में कि जो सुगंध इन फूलों की होती है, धरती पर स्पेस में उनकी स्मेल ही बदल जाती है, क्योंकि मिशन के दौरान भी कॉन्सिस्टेंटली सारा डेटा धरती पर ट्रांसमिट किया जा रहा था। तो अप्रोक्सीमेटली 30% जो डेटा था इन एक्सपेरिमेंट का, उसे सेव किया गया और करेक्ट करके ग्राउंड स्टेशन में रखा गया। कुछ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के वीडियोस भी रिकॉर्ड किए गए, जो बच्चों को वापस भेजे गए, जैसे कि चींटियों को लेकर और क्रिस्टल को लेकर। लेकिन 40 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट ऐसे भी थे जिनका कोई डेटा वापस नहीं मिल पाया इस हादसे की वजह से। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर राउंड वॉर्म्स का एक लाइव ग्रुप था, जो इस डिजास्टर को सरवाइव कर गया सिर्फ कुछ माइनर हीट डैमेज के साथ, क्योंकि इन्हें एक एल्युमिनियम के कनेस्टर में रखा गया था। और इस हादसे के बाद जो टूटे हुए पीसेस रिकवर किए गए स्पेस शटल के, उनमें 5-6 ऐसे कैंस पाए गए जिनकी पेट्री डिशेज में ये राउंड वॉर्म जिंदा थे। आगे चलकर जो मिशन हुए, जैसे कि 2011 में स्पेस शटल एंडीवोर का STS प्रोग्राम का सेकंड लास्ट मिशन हुआ, उसमें इन राउंड वॉर्म्स के कुछ डिसिडेंट्स को उसमें भेजा गया। लेकिन अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर, आखिर क्या वजह थी इस बड़े हादसे के पीछे? या पायलट ने कुछ गलती करी, या फिर किसी और क्रू मेंबर ने कुछ जल्दबाजी में गलती से कुछ डिसीजन ले ली? किसी एस्ट्रोनॉट की कोई गलती थी? सच बात यह है दोस्तों कि इनमें से कोई भी वजह नहीं थी। कोलंबिया में मौजूद इन 7 एस्ट्रोनॉट में से किसी ने कोई गलती नहीं करी थी, और इन सबको हादसे से कुछ 3-4 मिनट पहले तक कोई अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखिए, हादसे के कुछ मिनट पहले की रिकॉर्डिंग है ये एस्ट्रोनॉट की हंसी। मजाक कर रहे हैं, कल्पना चावला भी कुछ बात कर रही हैं। ये सिर्फ 8:58 पर ही था कि यहाँ बैठे एस्ट्रोनॉट्स को एक इंडिकेशन मिलता है कि सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। कोलंबिया के बैकअप फ्लाइट सॉफ्टवेयर ने डिस्प्ले पर कुछ मैसेज दिखाए, ये बताने के लिए स्पेस शटल के लेफ्ट साइड वाले लैंडिंग गियर के 4 पहियों पर प्रेशर लॉस हो गया है। और ये वार्निंग एग्जैक्टली 1 मिनट पहले आई थी, उस समय से जब कोलंबिया
ने धरती से सिग्नल खो दिया था। जमीन पर बैठे कैपकॉम इसी चीज को लेकर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ, हालांकि एस्ट्रोनॉट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में, लेकिन नासा में कुछ लोग इस प्रॉब्लम्स के बारे में जरूर जानते थे। हादसे से 1-2 घंटे पहले नहीं बल्कि पूरे 16 दिन पहले उनको ये चीज पता थी जिस दिन ये शटल लॉन्च हुई थी। बात ये थी कि कोलंबिया की लॉन्च के 81 सेकंड बाद एक फोम का छोटा सा टुकड़ा शटल से अलग होकर लेफ्ट विंग पर जाकर टकरा गया था। ये फोम उनमें से था जिसको यूज किया जा रहा था कोलंबिया के एक्सटर्नल टैंक को मैन शटल से कनेक्ट करने के लिए। ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं था, सिर्फ 8 सेंटीमीटर लंबा और करीब 40 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसका वजन सिर्फ 750 ग्राम था, लेकिन ये लेफ्ट विंग पर जाकर इतनी तेजी से टकराया, इसकी वेलोसिटी उस वक्त एस्टिमेट करी जाती है कि 700 से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में होगी। इस चीज के होने के 2 से 3 दिन बाद नासा के कुछ इंजीनियर्स ने STS प्रोग्राम के मैनेजर रॉन डे डेडिटोर मोर को बोला कि पिक्चर्स लिए जाएं इस डैमेज को पता करने के लिए कि यहाँ क्या डैमेज हुआ है। स्पेस शटल को हम अपनी अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट यूज कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर्स ने बताया कि चीफ ने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। यही वजह है कि जब ये चीज़ बाद में पता चली तो इस हादसे के बाद अप्रैल 2003 में इन्होंने अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया, अपनी गलती मानते हुए। 2008 में आई स्पेस जर्नलिस्ट माइकल कैबिज और विलियम हर्बर्ट की किताब कॉम चेक ने यह बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस तैयार थी अपने स्पाई कैमरा को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ऑफिसर ने मना कर दिया था। एक इंटरनल कमीशन बनाया गया था इस चीज़ को जांच करने के लिए, जिसका नाम था कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, शॉर्ट में इसे कैब। अगस्त 2003 में इस कमीशन ने अपनी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये कोलंबिया डिजास्टर क्यों हुआ था और किस प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। इस रिपोर्ट में एक बार फिर से मेंशन किया गया था नासा की नेग्लिजेंस को, नासा के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट चीफ विलियम रेडी का फेलियर इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करना कि स्पाई सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हम शटल के डैमेज को देख लें। यही वजह है कि इस डैमेज को जांचा नहीं जाता और अगले 15 दिन तक ये मिशन एज पर प्लान चलता है अनटिल 1 फरवरी, जब मिशन खत्म होने के बाद स्पेस शटल को धरती पर वापस लौटना था। स्पेस शटल के लेफ्ट विंग पर ये जो डैमेज हुआ था इसकी वजह से एक छोटा सा होल आ गया था और धरती के एटमॉस्फेयर में नीचे आते हुए ये डैमेज और बड़ा होता गया। एक छोटे से होल की वजह से हवा लीक करने लगी और आमतौर पर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो स्पेस शटल के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करता है, लेकिन हवा की वजह से ये होल और बड़ा होता गया और देखते ही देखते एक सूटकेस जितना बड़ा आइसोलेशन का पीस टूट चुका था। कोलंबिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब बाहर की आग और गैसेस से एक्सपोज हो रहा था। इसकी वजह से पहले लेफ्ट विंग में लगे सेंसर काम करना बंद कर जाते हैं, टेम्परेचर रीडिंग नहीं मिल पाती, फिर टायर प्रेशर की रीडिंग गायब हो जाती है और देखते ही देखते ये स्पेस क्राफ्ट टुकड़ों में बिखरने लगता है। जमीन पर मौजूद लोग इस वीडियो को कैप्चर करते हैं जिसमें ब्राइट फ्लैशेस दिखते हैं। एक छोटे से फोन के टुकड़े की वजह से ये पूरा हादसा होता है और 7 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज भी मेंशन करनी जरूरी है कि 2003 में जो कैब की रिपोर्ट निकली थी इसने बताया कि ऐसे फॉर्म स्ट्राइक रेगुलरली होते हैं। स्पेस शटल के लॉन्चेस में 79 मिशन जिनकी फोटोज अवेलेबल थी लॉन्च के दौरान, उनमें पाया गया कि 65 में से ऐसी फॉर्म स्ट्राइक पहले भी देखने को मिली है। तो एक बड़ी कॉमन चीज थी ऐसे फॉर्म स्ट्राइक होना। लेकिन इस फॉर्म स्ट्राइक के बारे में प्रॉब्लम्स वाली बात ये भी थी कि ये टुकड़ा गलत समय पर गलत जगह जाकर टकरा गया। हादसे के 5 साल बाद दिसंबर 2008 में एक और रिपोर्ट सामने आती है, कोलंबिया क्रूज सर्वाइवल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इससे पता चलता है कि कैबिन प्रेशर डिस्टर्ब होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की मौत कुछ ही सेकंड के अंदर हो गई थी। जब कोलंबिया स्पेशल वॉयलेंट तरीके से बिखर रहा था तो उन्हें कोई हीट या डैमेज इस तरीके से सहने नहीं पड़े। इस रिपोर्ट में क्रू के आखिरी मिनट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी गई। क्या हुआ उन आखिरी मिनटों में? चारों तरफ वार्निंग साइन और अलर्ट बज रहे थे। टायर प्रेशर की प्रॉब्लम्स, लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम्स। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि अगर कैबिन में
बेहतर इक्विपमेंट मौजूद होती तब भी एस्ट्रोनॉट्स की जान नहीं बचाई जा सकती थी। द ब्रेक अप ऑफ द क्रू मॉड्यूल एंड द सबक्वेंट एक्सपोजर टू हाइपरसोनिक एंट्री कंडीशन वाज नॉट सर्वाइवल बाय एनी करंटली एक्साइटिंग कैपेबिलिटी। इस हादसे के बाद नासा ने स्पेस शटल प्रोग्राम को 2.5 साल के लिए रोक दिया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फॉर्म रैम का जो डिज़ाइन था वो भी बदला गया। अब इस तरीके से डिज़ाइन बदल के किया ये गया इस तरीके से हादसा दोबारा ना हो सके और थैंकफुली आज के दिन 20 साल बाद भी ऐसा कोई हादसा दोबारा नहीं हुआ है। आगे स्पेस शटल प्रोग्राम को तब तक कंटिन्यू रखा गया जब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनकर तैयार नहीं हो गया। जुलाई 2011 में जब इसे फाइनली ख़त्म किया जाता है तब तक 130 मिशन इस प्रोग्राम में किए जाते हैं और ये 30 साल पूरे कर लेता है। इन 30 सालों में टोटल में 14 एस्ट्रोनॉट अपनी जान गंवाते हैं अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में, और इसी में से एक कल्पना चावला। इंडिया अपनी प्राइड को खो देता है लेकिन कल्पना चावला का इम्पैक्ट लाखों लोगों की ज़िंदगी पर देखने को मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कल्पना इतनी पैशनेट थी साइंस एजुकेशन को लेकर कि वो चाहती थी कि इंडिया में हर लड़की को ऐसी एजुकेशन मिल सके। यही वजह है कि उन्होंने नासा को कन्विंस किया कि उनका जो सेकेंडरी स्कूल था करनाल में टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके स्टूडेंट हिस्सा ले सकें नासा के समर स्पेस एक्सपीरियंस प्रोग्राम में। 1998 के बाद से हर साल ये स्कूल 2 लड़कियों को अमेरिका भेजता था हॉस्टन में फॉर द फाउंडेशन फॉर इंटरनल स्पेस एजुकेशन यूनाइटेड स्पेस स्कूल, और कल्पना इन लड़कियों को अपने घर भी बुलाती थी डिनर करने के लिए। नासा ने कल्पना चावला और बाकी क्रू मेंबर्स को काफ़ी ट्रिब्यूट्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे कि मार्स पर जो लैंडिंग करी थी नासा ने उस जगह को कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन बुलाया, और मार्स और जुपिटर के बीच कई सारे एस्ट्रॉइड हैं जिनके नाम इन क्रू मेंबर्स के नाम पर रखे गए हैं। यही वजह है कि आज हमारे सोलर सिस्टम में कहीं दूर चक्कर लगा रहा है एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम है 51826 कल्पना चावला। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, प्लीज गाइस प्लीज। रिक्वेस्ट इसलिए कि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।